जो मार्शल आर्ट आपने सीखा है, उसकी कोई मैं इस मामले में थोड़ा-सा ब्लेस्ड हूँ। मुझे लगता है कि वाक़ई में रियल लाइफ़ के अंदर खुद की सेफ्टी, 4 साल का था तब से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। वो कराटे और ताइक्वांडो की बात करें तो ये स्कूल लेवल पे आज की तारीख में अवेलेबल है, बट मार्शल आर्ट्स की स्पेसिफिक क्लासेस मेरे पिताजी मेरे पहले गुरु रहे मार्शल आर्ट्स के। आज के स्टूडेंट आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? आपको किसी को ऐसे हाथ-पैर से मारते नहीं जाना। सही टेक्नीक है, आँखों में देखिए, वो क्या मार रहा है उसको रोकिए। अगर आपको लगे कि गलत नहीं है तो उसको तेज़ कीजिए। हमने मार्शल आर्ट का नाम सुना हुआ है, कुंग फू का नाम सुना हुआ है, कराटे का नाम सुना हुआ है, ताइक्वांडो सुना हुआ है, और भी 4-5 चीज़ें होती होंगी। ये सब क्या? मगर आज तक ये समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में, जहां पर आपके लिए अतरंगी दुनिया से नए-नए टॉपिक और नए-नए लोगों से आपको रूबरू कराता आया हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो वाकई में लाइफ साइंस को जानने के लिए इतना इंटरेस्टिंग है, और एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसको अक्सर आपने सिर्फ देखा होगा, समझा होगा, लेकिन आज हम उसको आपको बड़ा नजदीके से दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिन्होंने खुद को तराशा और किताबों की तरह बनाया, आज उनके हुनर और अनुभव को जानने का मौका आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शक्ति की, पावर की, जिसे हर व्यक्ति सिर्फ देखते आया है और वो जानता है कि ये मौजूद भी है, मगर उसको पाना कैसे है, इसके बारे में उसे नहीं पता। कई हद तक ये चीज़ उसे साधारण से असाधारण व्यक्ति में भी तब्दील करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। इन्हीं सारी बातों को और मार्शल आर्ट्स के टैलेंट को जानने के लिए हमारा ये पॉडकास्ट है, और मैं इनवाइट करता हूं आज हमारे स्टूडियो में प्रमोद गोस्वामी सर को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि जो मार्शल आर्ट आपने सीखा है, इसकी कोई जनरली लोगों को क्लासेस पता नहीं होती है। तो कराटे और टाइकोंडोस की बात करें तो ये स्कूल लेवल पे आज की तारीख में अवेलेबल है, बट मार्शल आर्ट्स की स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है। शुरुआती दौर में जब आपने इसको सीखना चालू करा, तो एक तो सीखा कहाँ से और क्या-क्या चुनौतियाँ आपको यहाँ पे आई? मैं इस मामले में थोड़ा-सा ब्लेस्ड हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी मेरे पहले गुरु रहे मार्शल आर्ट्स के। वो प्रतिदिन ट्रेनिंग करते थे और मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था इनिशियली जब वो करते थे। मैंने देखा कि हर कोई मुझे मारता रहता है और ये कहीं न कहीं काम आता है। तो आप घर में सबसे छोटे थे? हाँ, घर में छोटा था। ये छोटों के साथ तो ये होता है, जो भी आता है। तो पड़ोस में भी ऐसा होता था, पड़ोस का भी कोई बच्चे उस टाइम पे इस तरह से होता था कि कोई भी रैंडम मार रहा है, स्कूल में भी कोई मार रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये एक तरीका है कि थोड़ा-सा मजबूत रहेंगे, पापा जैसा बन जाऊँगा तो कोई नहीं मारेगा। तो पापा को बोला मुझे ये सीखना है मेरे को, आप ये करते हो। तो पापा ऐसे 2 फिंगर से मेरे हाथ बहुत छोटे थे, तो 2 फिंगर से ऐसे फाइट करते थे और पूरे टाइम ऐसे-ऐसे करके ही रोक लेते थे। मैंने बोला यही करना है मुझे भी, मैं भी 2 उँगली से रोकूँगा, कोई मारेगा तो। पापा ने फिर बेसिक से सिखाना शुरू किया। बहुत रुचि नहीं आती थी, पर हाँ, मैंने सीखना पिताजी से शुरू किया और क्योंकि वो आसाम में थे, यूपी से आसाम चले गए थे, उनके दोस्त कहीं चले गए थे। बहुत कम उम्र में मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे जब वो 9 साल के थे। तो उन्हें अपना रोज़गार रोज़मर्रा ज़िंदगी की को चलाने के लिए अलग-अलग जगह काम करना पड़ा। तो आसाम में वो गाड़ी चलाते थे उस टाइम पे, तो वहाँ पर रहकर उन्होंने वहाँ का थांग ता जो है बेसिक कुछ सीखा, मूव सीखे और वो आपस में प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे। तो वो ही चीज़ उन्होंने मुझे सर्व की, वही मुझे सिखाया। फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होता रहा, तो वो जहाँ-जहाँ भी गए, जैसे उज्जैन गए, उज्जैन में मैंने कुंग फू 8 साल लंबे समय तक किया, मास्टर कालेश्वर सर के साथ। क्या बोलते हैं ताइक्वांडो सीखा मैंने, राकेश तिवारी सर के पास। ऐसे अलग-अलग मार्शल आर्ट्स विद्या भारती में था मैं, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा तो वहाँ जूडो सीखा। और ये सारी चीज़ें आस-पास हमारी चारों तरफ चल रही हैं, आपके भी चारों तरफ चल रही है और जो सीखना चाहते हैं उनके भी चारों तरफ हमेशा चल रही हैं। पर हमें रुचि रखनी पड़ती है और क्योंकि अजीब-सी चीज़ें लगती हैं देख कर के अरे यार ये लोग क्या मारा-कुटी कर रहे हैं। तो ये सबसे ऊपर उठ के आपको जाना पड़ेगा और एक बार वहाँ खड़े होके उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। जब भी हम कोई चीज़ बाहर से देखते हैं ना तो वो एक अलग एंगल से देखी जाती है। जब आप उसके अंदर जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ओके,
ये कुछ चीज़ है जो हमारे लिए भी हो सकती है। कोई बच्चे घर में बोले मार्शल आर्ट सीखना था, गुंडा बनेगा तू? और बहुत सारी होती है, लेकिन वाक़ई में रियल लाइफ़ के अंदर खुद की सेफ्टी, भई हम ये नहीं बोलते कि आप इसको इसलिए सीखो कि आप किसी पे शासन करो या लोगों को डराओ या कुछ अनुचित करो। लेकिन हाँ, आप किसी की अनुचित एक्टिविटी का शिकार ना बन जाओ, इसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए तो ये ज़रूरी है। तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ओके, ये जर्नी मेरी बहुत लंबे समय तक रही, क्योंकि मैं 4 साल का था तब से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। तो मार्शल आर्ट्स के उन सारे पहलुओं पे मेरा ध्यान गया, जहाँ पर सीखने वाले को कठिनाई आती है। सबसे बड़ा जो फ़ियर होता है वो टूटने का डर होता है। कोई स्विमिंग करने जाए और वो ये सोच ले कि मैं पानी में ना उतरूँ, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर इंजरी नहीं हुई तो आपने मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं। आप कितने भी हाथ-पैर चलाना सीख लो, पर अगर आपको चोट नहीं लगी, ब्लड नहीं निकला, थोड़ा-सा ब्लड आना, भले एक बूंद निकले, उस दिन से एक्चुअल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू होती है, ऐसा मेरे गुरु कहते थे। और मैंने इसे अपने रियल लाइफ़ में अ, अप्लाई करके भी देखा। जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को बिल्कुल चोट नहीं लगी और ट्रेनिंग पूरी हो गई, उन लोगों का कॉन्फिडेंस, और जिनको छोटी-छोटी इंजरीज़ होती रहती है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस, दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर आ जाता है। जो बच्चे क्षतिग्रस्त हुए, जो बच्चे ट्रेनिंग करते वक़्त अग्रेसिवली घुसे आगे, लड़ने के लिए तैयार हैं, चोट खाकर भी अपने प्रतिद्वंदी के सामने जा रहे हैं, बार-बार जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जीतते हैं जल्दी मार्शल आर्ट्स में। और मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री में हूँ, 4 साल का था तब से, तो 20 साल से ज़्यादा हो गया समय। तो इतना समय मैंने मार्शल आर्ट्स में दिया है, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो योद्धा होते हैं वो जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई जन्म से वॉरियर है, ब्लड लाइन उसकी वॉरियर की है, या माइंड से आत्मा उसकी वॉरियर वाली है, तो वो डेफ़िनिटली बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। अदरवाइज़ किसी ऐसे इंसान को जिसकी कोई रुचि नहीं है, माता-पिता ज़बरदस्ती भेज रहे हैं कि इसे सिखा दो, इसे इसे योद्धा बना दो, वो इम्पॉसिबल वाली बात है। आप किसी चीज़ को, कोयले को लीप-पोत के आप चूने जैसा दिखा सकते हो कि चूना है, सही बट इट कान्ट बी। हाँ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी विशेषताएँ हैं, बट ऑब्वियसली बट ये जो आपने बोला कि जन्मजात होता है, आज के स्टूडेंट आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे उसको? ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ताकत तो हनुमान जी के पास भी थी, पर जब तक याद नहीं दिलाया गया तब तक निरर्थक और उसके बाद सार्थक। आज का स्टूडेंट कैसे पता करेगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में हर गर्ल्स को अगर बेसिक कुछ चीज़ें सीखना हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं, करियर नहीं बनाना, लेकिन इतना कि कठिन समय पे वो फाइट कर ले, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले क्वेश्चन के बदले में दूसरे क्वेश्चन से आंसर देना शुरू करूँगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि सारे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रोफ़ेशनल नहीं बनना है, बहुत अच्छा वाला नहीं करना है, बस बेसिक-बेसिक आ जाए। मुझे लगता है कि यहीं पर लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बहुत सारी एनर्जी चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना में आज भी बड़े पैमाने पे किया जाता है, और बहुत एक लंबा समय मार्शल आर्ट्स को देना कंपल्सरी है वहाँ पर, सभी स्टूडेंट्स को। व्हाई नॉट इन इंडिया? तो लड़कियों को सिर्फ़ बेसिक-बेसिक के लिए क्यों पूछते हैं लोग? मुझे लगता है आपने भी क्वेश्चन वहीं से उठाया जो मार्केट में है। आपका क्वेश्चन नहीं है ये। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन अपना तो नहीं है, ये वाक़ई में सुना-सुना क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि आज की तारीख में हर बच्ची का एक अलग ड्रीम होता है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, मैं सीए बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, केमिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ, कुछ भी। तो आज की तारीख में अगर वो ज़्यादा टाइम इसमें डिवोट करेंगे तो क्या वो अपने ओरिजिनल लक्ष्य से डाइवर्ट ना हो जाए? इसलिए जनरली हर पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि बेसिक-बेसिक इतना आ जाए कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्योंकि जब बात की जाती है करियर बनाने के लिए तो उसमें डेडिकेशन भी बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है। फिर बच्चे अगर उसी में करियर बना ले तो ये लक्ष्य से भी हो जाता है। तो क्वेश्चन इसलिए लोगों का होता है बेसिक-बेसिक। जी। तो वो तो मुझे लगता है कि ये समस्या हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी आती रही है, और क्योंकि लंबा समय इसमें मैंने दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए हैं,
व्यक्तिगत तौर पर काउंसलिंग की है, तो इसका सीधा-सीधा जवाब है कि आप भोजन पकाना सीखते हैं। लड़का हो या लड़की, मुझे लगता है सभी को इतना भोजन पकाने आता है कि वो अपना पेट भर सके। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब ये कला सीखी जा सकती है भोजन पकाना, जो कि खतरनाक है, आग से होते हुए गुज़रना है आपको, और वहाँ जल सकते हैं, ऑयल होता है गरम, गरम पानी होता है, बॉडी पे गिर जाए तो लाइफ टाइम के लिए वो इंजरी हो सकती है। उतना बड़ा जब रिस्क लेकर आप कुकिंग सिखा देते हैं अपने बच्चे को, तो एक सेल्फ डिफेंस जैसी कला क्यों नहीं सिखा सकते जिसमें उतना ज़्यादा रिस्क है भी नहीं? तो सेल्फ डिफेंस सीखना इज़ ईज़ियर देन कुकिंग। ओके। आप एक बार अपने बच्चे को एक बार उसमें डालिए, और ये मुझे लगता है भोजन जितना अनिवार्य है, ब्रीथ जितनी अनिवार्य है, उसके बाद अगर कोई चीज़ आती है, प्राचीन समय में कुछ सिखाया होगा ट्राइब्स ने अपने बच्चों को शिक्षा के तौर पर, तो वो सबसे पहला मार्शल आर्ट्स ही होगा कि जानवर आएँगे बेटा, हम बाहर शिकार करने जाएँगे तो जानवर आएँगे तो कैसे बचना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शिक्षा रही होगी हमारे प्राचीन समय में, आदि काल क्या आदि क्या मानव के टाइम। आदि मानव के समय में या आदि काल में कभी कोई चीज़ रही होगी, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अपने शरीर को सुरक्षित रखना। और अगर वो नहीं सीख रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि फिर आप कंप्लीट ह्यूमन नहीं हैं। सही बात। कंप्लीट ह्यूमन होने के लिए आपको सबसे खाना, पानी के बाद, हवा के बाद आपको मार्शल आर्ट्स ज़रूरी है। करेक्ट है। और उसके लिए रही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की बात, और कैसे उसको अपनी लाइफ में उतार लें। तो पहले तो सबसे पहले जान लें कि मार्शल आर्ट्स जो है वो आपके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी है। जब भी कोई ऐसे मारता है अपन ऐसे हट जाता है, इट्स अ रिफ्लेक्स। कोई चीज़ एकदम गिर जाए तो एकदम से हम हट जाते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्स। तो ये जो मसल में मेमोरीज़ हैं कि एकदम से हटना है, ये आज से नहीं है, ये आपके डीएनए में करोड़ों वर्षों से है। जब से आप सिंगल सेलुलर सेल रहे होंगे कहीं पर अमीबा, और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप होते हुए, इवॉल्व होते होते आज ह्यूमन बने। जस्ट एक बेसिक थ्योरी जो साइंस में दी गई है। अगर ऐसा भी रहा है तो एक सिंगल सिंगल सेल को भी जब पता चलता है कि डैमेज हो रहा है तो वो वहाँ से दूर हटता है। तो ये तो एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। मछली को आप मारने जाएँगे तो भागेगी, कछुए को मारने जाएँगे तो भागेगा, मगरमच्छ शेर के ऊपर अटैक होगा तो भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और एक एक टाइम पे लड़ेंगे। करेक्ट। एक तोते के बच्चे के साथ छेड़खान करते हैं, बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हैं, तो वो एक टाइम पे अटैक करते हैं, करेक्ट। है ना? फायर बैक करते हैं। सो दिस इज़ अ इनबिल्ट प्रॉपर्टी, बस उसको चैनलाइज़ करना है। देखो, सिंपली हाथ पर कितना भी मार लें, पानी के अंदर डूब जाएँगे आप। अगर सही तरीके से हाथ चलाएँगे तो स्विम करेंगे और बहुत कम एनर्जी में अच्छा स्विम कर पाएँगे। वैसे ही मार्शल आर्ट्स है, आपको किसी को ऐसे हाथ-पैर से मारते नहीं जाना। सही टेक्नीक है, आँखों में देखिए, वो क्या मार रहा है उसको रोकिए, अगर आपके पास उसकी ताकत नहीं है तो उसकी एक्सरसाइज़ कीजिए, उसको डेली-डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डर लगता है कि कोई मार ना दे तो आप धीरे-धीरे बोलिए कि डेली-डेली कोई मुझे मारे। डेली-डेली, धीरे-धीरे 100 बार धीरे-धीरे अटैक करें और धीरे-धीरे उसको रोकने का प्रैक्टिस करें। बिट इटसेल्फ, लाइक खुद से करें। आप अपने भाई की, बहन की मदद लें, अनजान व्यक्ति की मदद ना लें, क्योंकि फिज़िकल टच आता है जब भी अनजान व्यक्ति के साथ, वहाँ पे गलती होने की संभावना, वहाँ पर हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कैसे पहचानें कि कोई इंसान वॉरियर है जन्मजात? अगर आपको मार्शल आर्ट्स की मूवीज़ पसंद है, अगर आपको पसंद है कि किसी ने परेशान किया और उसका करारा जवाब दे दिया, आपको मज़ा आ रहा है। आपको मज़ा आ रहा है कि हीरो ने अ, जुल्म हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, इट मीन्स आप वॉरियर। अगर आपको लड़ना पसंद है, आपको जवाब देना पसंद है, गलत चीज़ों के खिलाफ बोलने की इच्छा होती है पर आप बोल नहीं पाते, तो मतलब आपके अंदर वॉरियर है। अब आपको एक गुरु की आवश्यकता है। आई होप मेरा आंसर डिलीवर हुआ। इम्प्रेसिव। मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए तो ये सिंपल इंडिकेशन है कि अब आपको तुरंत मार्शल आर्ट सीखना चालू कर देना चाहिए। अच्छा, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ एक चीज़ें हैं। हमने मार्शल आर्ट का नाम सुना हुआ है, कुंग-फू का नाम सुना हुआ है, कराटे का नाम सुना हुआ है, ताइक्वांडो सुना हुआ है, और भी 4-5 चीज़ें होती होगी। निंजा ये भी सुना हुआ है। ये है सब क्या? है तो सब आत्मरक्षा के तरीके हैं। मगर आज तक ये समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें है क्या? फिर वो हवा में लात चलाना, है ना? तलवारबाज़ी अलग तरीके से, नानचाक, ब्रूस ली। आप समझ रहे हैं ना मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इतनी सारी चीज़ें जब हम मार्शल आर्ट का नाम लेते हैं तो लोगों के सामने इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो कुछ जैकी चैन की मूवी देखी है, ऐसे 2 उन्होंने
उँगलियाँ लगाई, वो सामने वाला मुँह से खून निकाल रहा है। खून निकाल देते हैं। अब ये एक नई चीज़ आ गई। अभी आप मुझे क्लियर करें, कुंग-फू क्या है, कराटे क्या है, ताइक्वांडो क्या है, मार्शल आर्ट्स क्या है और जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ जो वर्किंग की आती है, वो किस चीज़ों में आती है और ये है क्या पूरा मामला? जी, ये मुझे लगता है कि भारत देश में इस ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है और इस तरह के प्रश्न सीधे-सीधे कभी किसी से पूछे नहीं गए और इस तरह का सीधा-सीधा जवाब शायद किसी ने नहीं दिया हो। मैं कोशिश करूँगा इसे बहुत सिंपल बना दूँ ताकि हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, हर एक इंसान किसी भी उम्र का, वो इस बात को समझ पाए कि मार्शल आर्ट्स है क्या? और डिसाइड कर ले कि क्या सीखना है। काता कुछ और सीखना कुछ और पहुँच जाता है। तो मैं जो मैंने देखा हो तो ये है ही नहीं। तो मार्शल आर्ट्स बेसिकली अपने आप में पूरा एजुकेशन की तरह है। एजुकेशन में क्या-क्या आता है? पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, पीएचडी या घर पे दी गई नैतिक शिक्षाएँ भी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो ये पूरा एजुकेशन हो गया। कोई भी अच्छी बात सिखा रहे हैं वो एजुकेशन है, राइट? और ख़ास तौर पर जब वो शैक्षणिक संस्थान आपको बुलाते हैं और उसके लिए सर्टिफ़िकेट देते हैं, एग्ज़ाम होती है, वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है, एजुकेशन कहलाता है। युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स बैटल आर्ट पूरा का पूरा ये मार्शल आर्ट्स है जिसमें अलग-अलग स्तर होते हैं। पूरे पूरे पृथ्वी पर अलग-अलग स्थितियाँ हैं, कहीं बर्फ़ ज़्यादा है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर रेत है, कहीं पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अलग-अलग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग-अलग आत्मरक्षाएँ जो हैं, अलग-अलग तरीके से विकसित हुई हैं। जापान में जो है वो कराटे डला हुआ, ओके। जापानीज़ मार्शल आर्ट से। कराटे जब जापान से बाहर निकला, तो अलग-अलग कंट्री ने, अलग-अलग मास्टर्स ने जो एक्सपर्ट बनते गए, है ना? ब्लैक बेल्ट लेते गए, उन लोगों ने क्या किया कि अपने हिसाब से कराटे बना दिया। कराटे, इतिशोरियो कराटे में और भी गुज़ूरियो, शुतुरियो और भी बहुत सारी चीज़ें कंटीन्यूअसली बनाते गए। और भी बहुत सारे नाम हैं मतलब मैं जापानीज़ थोड़ी तो कराटे और ये जो बाकी बाकी पे मैं आ रहा हूँ। तो कराटे में 100 से ज़्यादा स्टाइल्स मैंने आज तक सुने हैं। मुझे मुझे ठीक से नाम भी प्रोनंशिएट करते नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। और यहीं पर डिफ़िकल्टी शुरू होती है किसी भी एक नए इंसान के लिए कि क्योंकि मुझे नाम लेने नहीं आ रहा, मैंने गलत दे दिया नाम। अरे यार गुज़रियो तो होता ही नहीं है, गुज़रियो तो कुछ और होता है, तुमने कुछ और बोल दिया। तो जब ये हेजिटेशन आ जाता है ना, तो इंसान अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहता। करेक्ट। तो इंसान पीछे हट जाता है कि नहीं, नहीं ठीक है। वो वहाँ पर जो गिनती होती है जापानीज़ में होती है। तो गिनती में वो सर जो चिल्लाते हैं वो मेरे को नहीं आ रहा है, वहाँ पे पीछे हट जाते हैं। तो ये 100 स्टाइल्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें काताज़ होते हैं। काताज़ परफ़ॉर्म कर रहा होता है, परफ़ॉर्म करोगे तो बेल्ट मिलेगा। फिर यही चीज़ में अलग 3 किक, 3 पंच और कुछ चॉप अटैक्स मिलाकर बेसिक। अब ये जापानीज़ मार्शल आर्ट्स है, अब चाइना में आइए, चाइना में है कुंग-फू। कुंग-फू में 400 से ज़्यादा स्टाइल है। अगर आपने कुंग-फू में कोई भी 1-2 स्टाइल में मास्टरी कर ली, आपने बोला कि मैं बनाऊँगा केक वाला स्टाइल, ऑलरेडी बन चुका है हालाँकि, पर रैंडम कोई कीड़ा देखा आपने, कोई नया कीड़ा देखा, तो मैं वो स्टाइल में लड़ूँगा और मैं ज़मीन पे कैटरपिलर बन के लड़ूँगा। तो वहाँ पर मनाही नहीं है, वहाँ पे मज़ाक नहीं उड़ाया जाएगा आपका। वहाँ पे बोला जाएगा कि ठीक है, उसमें से टेक्निक्स निकालो और बताओ कि कैसे आप मारोगे अपने दुश्मनों को। अगर आपके हाथ पैर बंधे हैं, कैटरपिलर की तरह आप चल रहे हो, तो वहाँ पे आप कैसे फाइट करोगे? क्वाइट डिफिकल्ट। तो वहाँ पर उसको डेवलप करने के लिए आपको सीनियर्स मदद करेंगे और नए स्टाइल डेवलप करेंगे। तो 400 स्टाइल्स अप्रूव्ड है, जो कि वैलिडेट है कि हाँ, इससे आप लड़ाई कर सकते हो और आप जीत सकते हो, आत्मरक्षा कर सकते हो। तो एक नया स्टाइल बनेगा आपके लिए। तो ऐसे 400 स्टाइल्स है कुंग-फू में, चाइनीज़ मार्शल आर्ट से। आप ब्राज़ील जाएँगे तो वहाँ कैपोएरा है, डांस करते हैं ऐसे-ऐसे करके झूम के वहाँ पर। आग जलाते हैं, ओ ला ला आपने देखा होगा एक ब्राज़ील गाना आया था, ब्राज़ील उसमें आप देखेंगे वहाँ कल्चर दिखाया हुआ है कि वो एक रस्सी बाँधती है उसके नीचे से झोंक लगाते हैं, हाँ। तो फिटनेस का एक नेक्स्ट लेवल है। तो ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट्स को बचाए रखा वहाँ की संस्कृति ने, डांस करके, एन्जॉय करके और वहाँ का जो फुटवर्क है उनका इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई मार्शल आर्टिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से कौन-सी लात आएगी, कहाँ से कौन-सा पंच आने वाला है। बात करते हैं मुआ थाई की, जो कि थाईलैंड को बिलॉन्ग करता है। अब ये सारे मार्शल आर्ट्स के मैं नाम लेते जा रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि ये सब मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कैटेगराइज़ करना है आपको कि नीचे का लेवल का कौन है, ऊपर का लेवल का कौन है, तो वो डिसाइड होता है उसकी डेंसिटी से और उसके अंदर जो हो रही एक्टिविटी, जो फाइट है, उसके लेवल से। तो सबसे बेसिक मार्शल आर्ट्स में हम मानते हैं कि कबड्डी है, कबड्डी भी एक तरह का मार्शल आर्ट्स है क्योंकि उसमें सामने वाले को अपनी पाले में पकड़ना है, मारना नहीं, पकड़ना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स कि दुश्मन को पकड़ना है, बिना मारे। ऐसा बोलते हैं ना कि एनकाउंटर मत करना, पकड़ के जिंदा लाना। हाँ। तो इट्स अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स, मतलब आप उसे सीधा-सीधा मार्शल आर्ट्स ना लें, तो एक वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं कि कबड्डी थोड़ा-सा ऊपर आएँगे तो कुश्ती।
थोड़ा ऊपर आएँगे तो जूडो, थोड़ा ऊपर आएँगे कराटे। ताइक्वांडो इज़ अ कोरियन मार्शल आर्ट्स। मैं मुआ थाई पे फिर बात करूँगा अभी। ताइक्वांडो इज़ अ कोरियन मार्शल आर्ट्स। कोरिया में और भी मार्शल आर्ट्स हैं, पर लात से जो मारे जाने वाला मार्शल आर्ट्स है, वहाँ डेवलप पूरा ठंडा प्रदेश, ठंडा देश है। वहाँ पे किक्स मार-मार कर अलग-अलग लेवल पे पहले सिंगल किक, डबल किक, ट्रिपल किक और उसमें और स्पिन किक, डबल स्पिन किक, ट्रिपल स्पिन किक, जंप किक, फ्लिप किक, ये सब डालते गए। और वो जब लेवल अपग्रेड करते गए तो इस लेवल तक आए कि कम से कम 10 बार, 15 बार घूमने का प्रयास कर रहे हैं, मशीन्स जंप लगा रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 10 बार स्पिन करके लात मार दें और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 9 बार, 8 बार ऑलरेडी लोग घूम चुके हैं। आप देखेंगे तो शायद 10 बार भी अभी तक कोई घूम चुका होगा। स्पिन कर रहे हैं 10 बार हवा में स्प्रिंग बोर्ड लगाकर और हाइट आप मान लो 15-15 फीट ऊपर जाकर लातें मार रहे हैं। तो इस स्तर का कोरिया में लोगों ने अपग्रेड कर लिया। तो चीज़ें समय के साथ अपग्रेड हो रही है। ये ताइक्वांडो का मुआ थाई की बात करता हूँ। बिलॉन्ग्स टू मुआ थाई बिलॉन्ग्स टू थाईलैंड। थाईलैंड का मार्शल आर्ट है। थाईलैंड को हमेशा गंदी नज़र से देखा गया है, गलत चीज़ों के लिए जाना गया है। थाईलैंड गया है अच्छा, तो थाईलैंड गया है। तो थाईलैंड बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की कंट्री है। वहाँ के जो फाइटर्स हैं वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। थाईलैंड का एक हीरो है जिसने हॉलीवुड में भी काम किया और मुआ थाई को ऊपर लेकर आया है इन सारी चीज़ों से। क्योंकि जो भी यूथ है आज जैसे ही थाईलैंड का नाम ले तो उसके दिमाग में लस्ट दिखती है, उसकी आँखों में लस्ट दिखती है। अच्छा, हाँ, थाईलैंड जा रहे हो, पटाया जा रहे हो, बैंकॉक जा रहे हो आप। तो वहाँ पर जो कल्चर है, वहाँ का जो लोगों ने सँभाल के रखा है मार्शल आर्ट्स, हनुमान जी के मुद्राओं पर आधारित मुआ थाई, मंकी किंग जो चाइना में चलता है, ऐसे वहाँ की जो प्रतिमा है वो हनुमान जी की प्रतिमा है और उनके टेक्नीक से जिससे घुटनों से, थाई से और एल्बोज़ से जो अटैक किए जाते हैं, वो मुआ थाई है। अगर एक अटैक बेसिक आपको कोई अब मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग नहीं दी और मैंने बता दिया कि आपको एक एल्बो अटैक करना है, शोल्डर का ट्विस्ट लेते हुए पैरों को दूर रखकर आपको किसी के मुंह पे मारना है। तो नॉर्मल स्पीड जो आपकी है, उससे भी अगर आप मार दें, तो 40 की स्पीड में जो खंभे में घुसती है कार जो इम्पैक्ट आता है, वो सामने वाले के मुँह पे आने वाला है। ये आपका नॉर्मल इंसान को बता रहा हूँ, अगर आपने मार दिया तो। तो आज का जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो एक चीज़ की ट्रेनिंग तो ले लें, ये एल्बो वाला। क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो कहते हैं ना कि कुछ नहीं को तिनके का सहारा। जी, तो ये तो वैसी वाली बात हो गई। सॉरी अच्छा भी है, कुछ नहीं तो आदमी जैसे हाथ-वाथ पर तो फिर भी लग जाए क्या होता है कि बहुत किसी को। बस में लड़कियों के लिए जो आपने पूछा था, तो ये मुआ थाई ऐसा मार्शल आर्ट है जो कम जगह में यूज़ होता है क्योंकि फोल्डेड है। हाथ को पूरा नहीं घुमाना है आपको, इतना ही घुमाना है और ये इतना पावरफुल होता है क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जब यहाँ पर डिलीवर होता है, ये एकदम शार्प होता है और जब ये यहाँ लग जाए, रिब पे लग जाए, कहीं पे भी लग यहाँ से सामने मार दिया, चिन पे लग जाए या ऊपर से सिर पे मार दिया या पीठ पे मार दिया, तो ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि नो डाउट आदमी घुटने पर आएगा ही आएगा या उसके बाद दोबारा मुड़कर आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ये मुआ थाई हुआ और ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं। निंजुत्सु की भी आपने बात करी थी निंजा। ये भी जापानीज़ मार्शल आर्ट्स से अपग्रेडेड वर्ज़न है। मार्शल आर्ट्स था सबसे अगर कोई ऊपर लेवल की बात करें, तो वहाँ का मार्शल आर्ट्स है और ये वहाँ के पुराने समय के राजा आज अपने समय के राजा भी अपने इंडिया में भी लोग रखते थे गुप्तचर। इस तरह के राजा जो ऐसे समुदायों को पालते थे, जो उनके लिए किलिंग करे। ओके। अगर किसी का मर्डर करना है तो उतना सोना, उतने वज़न का सोना उनको देते थे और वो जाकर उनको सीक्रेटली मार देते थे। पता ही नहीं चलता था कि मरा कैसे। एक सुई धीरे से फेंक दी ज़हर वाली और वो उसको चुभी और वो मर गया। शरीर नीला पड़ गया, काला पड़ गया। जैसे वो बोलते थे उस स्टाइल में मार देते थे। जैसी ख्वाहिश कैसे मरवाना है उसको। तो जो सीक्रेटली गायब होके चले जाते, मरवाना बड़ा डील नहीं है, जैसा चाहते हो वैसा मृत्यु। जैसे चाहते वैसी मृत्यु और सुपर ह्यूमन की तरह गायब होकर परछाई बनकर साथ में चलते थे। मतलब आप चल रहे हैं, पुराने समय में बहुत सारी लाइट्स नहीं होती थी, तो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, शैडो की तरह आपके साथ ही चल रहे हैं और जब पता चला कि यहाँ पर अब सही जगह और इस जगह का बोला था, वहाँ पहुँचकर आपके घर पे या जहाँ पर भी जैसे चाह रहे, वैसे उसको मार दिया। और हमारे यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में आज भी वो सीक्रेट्स हैं, जो हम बच्चों को आज भी सीक्रेटली सिखाते हैं, यूट्यूब पे पब्लिक नहीं कर सकते, पर हाँ, सिखाया। आपने वर्ल्ड की फर्स्ट मार्शल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस चालू करी। अभी तो ऑफलाइन नहीं मिलती लोगों को और सो आपने चालू करी वो भी ऑनलाइन। अब बात आती है कि कि कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हुई है। तो मार्शल आर्ट्स की ऑनलाइन जो आप क्लासेस ले रहे हैं, ये कितनी इम्पैक्टफुल है स्टूडेंट्स के लिए? मतलब कितना स्किल्ड वो सीख पा रहा है? जी। सबसे पहली बात तो आपने बोला कि मार्शल आर्ट्स की क्लास
ऑफलाइन भी नहीं मिल रही है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में लड़कियों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार, दुराचार हो रहा है। ऐसे एरियाज़ में जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम भी प्रयास करते हैं अधिक से अधिक जगह पहुँच जाएँ, नहीं पहुँच पा रहे। कोविड में ये रियलाइज़ हुआ मुझे, मेरा पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं किसी को ऑनलाइन गाइड करके, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, तो मुझे पता है कि क्या कॉमन गलतियाँ हो रही हैं। एक बच्चे को कोई बात बोल रहे हैं तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस पे हमने कोई चीज़ करने के लिए बोली तो उसमें क्या-क्या कॉमन गलतियाँ हो रही हैं उस मूव में, तो एक बेसिक आइडिया मुझे आ गया था। और जब हमने बैक फ्लिप जैसी चीज़ें करवाई, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में क्या होता है कि पंच मारना इज़ द बेसिक थिंग, फ्लिप करना इज़ द डिफिकल्ट थिंग, और रियलिटी में भी यही है। एक कॉमन इंसान के लिए भी फ्लिप करना मुश्किल है पंच करने के मुकाबले। जब हमने ऑनलाइन फ्लिप सिखाया एक बच्चे को, 50 डेज़ के अंदर उसको बैक फ्लिप करा दिया। बैक फ्लिप करने से पहले कम से कम 10 फ्लिप्स और करानी पड़ती है। 10 मसल्स, स्टंट्स, डेयरिंग वो डेवलप करना पड़ता है। जब वो चीज़ हुई 50 दिन में उसने 12-13 चीज़ें सीख ली। उसके पेरेंट्स को विश्वास नहीं हुआ। इंटरव्यूज़ हुए टीवी पे हमारे, मध्य प्रदेश के लेवल पे एक चैनल है युवा करके। तो उस पे जब इंटरव्यूज़ हुए तो रियलाइज़ हुआ, और वो चीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली है कि बच्चे ने फ्लिप सीखा और उसका रिकॉर्डिंग करके भी डाला है, और वो इंटरव्यू भी डाला हुआ है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब बैकफ्लिप सीख सकते हैं, व्हाई नॉट पंचेज़ एंड ब्लॉक्स? तो वो जो कोर्सेज़ है, पूरे 1 साल का ऐसा कोर्स बनाया जिसे ऑनलाइन सीखा जा सकता है। कोई भी मारे तो कैसे बचना है, सिंगल आदमी से बचने का कोर्स, 2 आदमी से लड़ने का कोर्स, 3 आदमी से लड़ने का कोर्स, क्रिमिनल से लड़ने का कोर्स, अपने आप पे काबू पाने का कोर्स, हड्डियाँ तोड़ने का कोर्स, ये सारे कोर्सेज़ बनाकर हमने 25-25 दिन के ब्लॉक्स में ऐसे 12 कोर्सेज़ का एक पूरा प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम रखा हमने मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं इसी में आगे भविष्य की। तो इसमें आगे और क्या स्कोप है? अगर से कोई व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर एक अच्छे स्कूल में, जैसे आपने एक बना रखा है, वहाँ पे पूरी शिक्षा ग्रहण करे, तो फिर इसका भविष्य क्या है? वो आगे क्या सैलरी पे पहुँच सकता है? क्या पैकेजेस कमा सकता है? क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? इंटरनेशनल क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है? बट पॉजिटिव सेंस, नॉट लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या जो है ना, वो नहीं लेते हुए एक अगर हम गुड लाइन का करियर अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो। मार्शल आर्ट्स एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, और इसके बारे में बहुत कम शिक्षा जो है हमारे देश में है, और इस पे बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं हैं। ना कभी ये पॉलिटिकल मुद्दा बना, ना ही पॉलिटिक्स में इसके बारे में बात हुई, और हमेशा अंग्रेज़ों के ज़माने से ही सप्रेस करने की कोशिश की गई स्पोर्ट्स को, हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को। स्कूल को 4 घंटे का बनाया गया, अब 6 घंटे का बनाया गया, अब 8-8 घंटे बिठाया जाता है। शारीरिक गतिविधि जैसे कम हो रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं बड़े-बड़े बनते जा रहे हैं। और डिसीज़ जो है वो पीक पर है आज यूथ की। कोई एक छोटा-सा बच्चा है तो उसको चश्मा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, गोलियाँ चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को मुझे लगता है लादा गया है हमारे ऊपर, हमारी जनरेशन पे लादा जा रहा है, और आने वाली जनरेशन पे और ज़्यादा लादा जाएगा। तो मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स एक ऐसा साधन है, एक ऐसा रास्ता है, जो आपको इन सारी सुविधाओं को अवेल कराता है, जो आपके अंदर आंतरिक शक्तियाँ हैं, उनको जागृत करने के साथ-साथ आपकी जो एक्चुअल पोटेंशियल है, वहाँ तक तो पहुँचाता ही है। और जब आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे होते हैं, तो आग के आस-पास फतिंगे नहीं आते। जब अंदर प्रज्वलित होना शुरू होते हो, जब आप कुछ करते हो, शरीर का जो पोटेंशियल, आपका जो मसल है इतना बड़ा, आपने उसका क्या यूज़ किया होगा पिछले 4 दिन में आपको याद नहीं है। पर एक मार्शल आर्टिस्ट डेली अपने पंच को लॉक करके और हाथ को ऐसा सीधा चलाता है। दिन में एक बार पूरी बॉडी को लॉक करके मसल कॉन्ट्रैक्शन को लाकर पूरा लॉक करके अपने सारे चक्रास उनको एक्टिवेट करता है, और यहाँ तक गूज़बम्प्स जब आते हैं उसको, वो रिलैक्स करता है, फ़ील करता है, हर एक मसल को महसूस करता है सुबह उठकर। आपने कब किया होगा लास्ट टाइम, या कोई भी एक आम इंसान जो देख रहा है उसने कब किया होगा, अपने पूरे मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब लिया होगा? कब एक प्रॉपर पावर महसूस किया होगा शरीर में, जो पूरी शक्ति है उसको यहाँ पर महसूस किया? किसने किया होगा? कितने दिन पहले किया होगा? नहीं पता। एक मार्शल आर्टिस्ट हर दिन करता है। तो मार्शल आर्टिस्ट जो जब अपनी डेली लाइफ में उतार लेता है, तो उसके लिए करियर के लिए तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। फिटनेस से लेकर मेडिकल इंडस्ट्री, ये पूरा सब खा जाएगा एक मार्शल आर्टिस्ट, जब वो मार्शल आर्ट सिखाना शुरू करेगा। तो मार्शल आर्ट्स के 5 बड़े पिलर्स हैं। सेल्फ डिफेंस में वो सब कुछ आ गया। सारे स्टाइल्स, सैमुराई स्वॉर्ड, तलवार, डंडा, नानचक सब इसमें आ गया। दूसरा आता है एंशिएंट मेडिकल, क्योंकि जब युद्ध लड़ने जाते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, कट जाते हैं, खुद ही सिलना पड़ता है, कोई नहीं है, वो गोली लग जाती है आजकल, तो वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता।
कैसे निकालते होंगे, पर तलवार लग जाती थी तो वहीं पीछे छुपकर और तो उसको प्रॉपर सिल लिया। या लड़ रहे हैं, लड़ते-लड़ते जब मौका मिला कि भई हाँ, बैटल जीत गए या रेस्ट मिला है बीच में, या अंधेरा हो गया, बैटल रुका है या कहीं छुप गए, कोई साथी उठा के ले गया, तो खुद से सिलना है आपको, कोई सिलने नहीं आ रहा है। बहुत टफ है। और इतना पेन आप जो झेल रहे हो, कोई एनेस्थीसिया नहीं है आपके पास, आपको सिलना है और उसको पकड़ना है और फिर लड़ना है आपको। तो एंशिएंट मेडिकल, दूसरा एंशिएंट मेडिकल, तीसरा बॉडी कंट्रोल। आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है कुछ सिचुएशंस में। बॉडी पे नियंत्रण ऐसा कि आप एक पोजीशन में, उस पोजीशन में आपको वो तलवार उठानी है और ये हाथ साथ नहीं ले रहा है, 4 घंटे हो गए लड़ते-लड़ते, अब नहीं उठेगा। और वो कंट्रोल, यहाँ का पावर वहाँ डिलीवर कैसे करना है, ये शून्य है मसल, कीमा कनसू का अंदर मसल का। लाल हो गया, स्वेल हो गया पूरा हाथ, एंड स्टिल यू आर फाइटिंग। तो बॉडी पर अपना कंट्रोल हर सिचुएशन में। पानी के अंदर लड़ रहे हैं, आग में लड़ रहे हैं, धूप में लड़ रहे हैं, गल गई बॉडी, लड़ते जा रहे हैं, कट गया है, लड़ते जा रहे हैं, तो बॉडी पे कंट्रोल। सेल्फ डिफेंस, एंशिएंट मेडिकल, बॉडी कंट्रोल, ब्रेन कंट्रोल। आपके सामने बॉडी कटी हुई पड़ी है, ऑर्गन बाहर निकले पड़े हैं, उसको जानवर खा रहे हैं एंड यू हैव टू फाइट। आपका अपना बंदा, आपका भाई है बगल में लड़ रहा है, वो कटा हुआ पड़ा है एंड यू हैव टू फाइट। यू कांट क्विट। इमोशनल इंटेलिजेंस भी क्या? तो मेंटल स्टेबिलिटी, लाइक ब्रेन कंट्रोल अगर नहीं है आपका, सही बात। और उसके साथ इमोशनली जो बर्डन आता है कि यार मेरी लाइफ का शायद ये आखिरी दिन है, अब ये भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा एंड आई हैव टू फाइट। 100 लोग आ रहे हैं, आप अकेले बचे, गिव अप कर सकते बट यू हैव टू फाइट। वो एक कंप्लीट वॉरियर। तो ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन कंट्रोल के बाद आता है स्पिरिचुअलिटी एंड दिस इज द पीक ऑफ मार्शल आर्ट्स। मगर अभी भी मेरे मन में एक क्वेश्चन है। जो हमने स्पोर्ट्स जगत की अगर बात करते हैं तो प्रश्न मेरा थोड़ा कड़वा है। हमने कई सारे स्किल्ड टैलेंटेड युवाओं को जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स स्ट्रगल करते देखा है। यस, ये मुझे ए, लग रहा था कि ये एक काला सच है जो हर एक स्किल्ड व्यक्ति को बड़े स्तर पर मौका नहीं मिला है, और सिर्फ चंद चीजों के लिए ये पार्शलिटी भी होती है। इस इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में क्या स्कोप है? अगर कोई व्यक्ति या यदि कोई स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या एक सटीक गाइडलाइन उसको अपनाना चाहिए ताकि वो इन सब चीजों से बच जाए? ये मुझे लगता है आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मुझे वो समय याद आ गया जब ये टॉर्चर मिलता था हर एक इंसान को। जो भी कोई भी खेल खेलना चाहता है, उसे एसोसिएशन से होके गुजरना पड़ेगा, और अगर वो नहीं गुजरता है तो उसको टीज किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। और ये अंग्रेजों के समय से होता आ रहा है। हमारे अखाड़ों को ख़त्म करने के लिए एसोसिएशन बनाया गया है कि इस एरिया में कोई फिटनेस एक्टिविटी या कोई अखाड़ा सिखाएगा या मार्शल आर्ट सिखाएगा या युद्ध सिखाएगा, तो ये एसोसिएशन वाले सिखाएंगे और जिनको हमने अपॉइंट किया यही सिखाएंगे। कोई और सिखाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको जेल भेजा जाए। अखाड़े बंद हो गए सर, गिनती के अखाड़े होंगे। आज स्पोर्ट्स अकेडमीज उनको बहुत फंड करती है, पैसे देती है, गद्दे देती है, लोग वो सड़ रहे पड़े पड़े कहते हैं, दिखाते हैं कि हमारा अखाड़ा है, पर वहाँ कुछ चल नहीं रहा बहुत ज़्यादा। गिने चुने एक आध अखाड़े जहाँ पर सच में कुछ चल रहा है, पर वो सामने नहीं आ रहा है। और ये जस्ट बिकॉज़ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी जो गलती है, वो है हमारे समाज की। मंदिर जा सकते हैं, हम पूजा स्थान पे जा सकते हैं, हम नमाज़ करने जा सकते हैं, हम चर्च जा सकते हैं। वहाँ पर खड़े होकर, इकट्ठे होकर हम अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। हम मांगलिक कार्य कर सकते हैं, शादी-ब्याह करा सकते हैं, है ना? सामूहिक, ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेटियों के लिए कि उनका घर बच जाए। उसके बाद उनके जीवन में जो हो रहे कलेश, उस पर कोई बात नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि वो ना हो, आगे का जीवन अच्छा रहे। समाज के अंदर अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो महिलाओं में और पुरुषों में फिजिकल एंड हार्मोनल स्टेबिलिटी चाहिए, और वो मार्शल आर्ट से आती है। और स्पोर्ट्स कंपल्सरी जब हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ स्पोर्ट्स है और बच्चा स्पोर्ट्स को इजीली नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहीं से गड़बड़ शुरू है। एसोसिएशन में आपको गोल्ड मेडल दिलाऊंगा, मेरी बात को माननी पड़ेगी। आप नेशनल टीम में सिलेक्शन हो रहे हैं, ये स्टेट जीत चुके हैं बच्चे, और सिलेक्शन हो रहे हैं नेशनल की, वहाँ पर आना पड़ेगा आपको। बाकी सब लोग भी आ जाइए। वहाँ की फीस भी अलग है और वहाँ की शर्तें भी अलग है। अब जो अंदर की शर्तें हैं वो कभी नहीं पता चलती। वुशु, कुंग फू, मुआ थाई, कराटे, ताइक्वांडो सबके एसोसिएशन बन गए,
और जैसे लूट मची है एक तरह की। जी, मुझे लगता है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मुझे बिना पानी के ही बताना चाहिए क्योंकि जो स्ट्रगल चल रहा है वो उसके आगे ये कुछ नहीं। तो यहाँ तक होता है कि अगर कोई बच्चा मार्शल आर्ट सिखा रहा है, कोई नेशनल प्लेयर अपना मार्शल आर्ट क्लास खोल रहा है, तो वहाँ पर एसोसिएशन में लोग जाकर बोलते हैं कि तुम किसकी अथॉरिटी से सिखा रहे हो? वो बोलेगा कि मेरे पास मेडल है, मैंने सर्टिफिकेट लिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो बोलते हैं कि इस एरिया में सिर्फ हम सिखाएँगे और ये कानून है, फलाना कौन-सी चीज़ है। हालाँकि वो सारे कानून खत्म हो चुके 2016 में ही। 2012 में खत्म हुए थे, फिर उसके ऊपर नया कानून आया था 2016 में। तो सब खत्म हो चुका है। स्टिल लोग जो जानकारी नहीं है उनको आज भी खेल विभाग जो है प्रोत्साहन दे रहा है कि आपको सुविधाएँ चाहिए, कपड़े चाहिए, जैकेट्स चाहिए, ट्रैक सूट चाहिए, वो सब फ्री में दे रहा है आज। आप खेल विभाग के अधिकारी से जाके मिले कि मैं ये सिखाना चाहता हूँ, मुझे बेसिक नॉलेज है, वो कभी आपको प्रमोट करेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि उससे क्या है, बेसिक क्वेश्चन आंसर कीजिए, आपको थोड़ा भी आता है तो आपको सिखाने का मौका देंगे। तो जो सबसे बड़ी जो समस्या है, एसोसिएशन को फॉर्म कराया गया था इसलिए ताकि गुरुकुल खत्म किया जाए। किसी भी खेल के एसोसिएशन को अगर हमारे अधिकारी, नेता, मंत्री चाहें, तो उसकी पब्लिक अवेयरनेस स्कूलों में जाके बता सकते हैं कि जो भी एक्सपर्ट है वो अपनी कोचिंग खोल सकता है और वो सीख सकता है। और उसमें किसी अ, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि एसोसिएशन का आदमी सेलेक्ट करेगा तो ही आप टूर्नामेंट में जाओगे। यू कैन गो डायरेक्टली और रजिस्टर्ड। ऐसा नियम बनाना पड़ेगा, उसके बिना अभी तक पॉसिबल नहीं है और आगे भी पॉसिबल। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्राइवेट गाइडलाइन की बात करके मेरी तरफ से मैं क्या जारी कर। मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि ओपन टूर्नामेंट इतने बड़े अमाउंट के हो जाना चाहिए कि बहुत सारी कायनात बदल दे। मतलब अगर ओपन टूर्नामेंट में अगर प्राइज़ अमाउंट अच्छा कर दे, तो हर स्ट्रगलर वहाँ पे परफ़ॉर्म करके कम से कम अपने एक सर्टेन अमाउंट से वो चैंपियनशिप जीत सकता है और उसमें भी वो काफ़ी अच्छा अर्न कर स लेकिन वैल्यू रखता है, वैल्यू रखे वो बड़े अमाउंट से। मुझे लगता है कि अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों का प्यार मिलना। जो इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, कोई अमाउंट मा आर्टिस्ट तो देखिए ज़रा मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आर्टिस्ट हमेशा दर्शक चाहेगा, प्रशंसा चाहेगा। ये पूरा का पूरा खेल बहुत सिंपल सा है। इट्स द गेम ऑफ एनर्जी। इफ आई एम पुटिंग माय होल एनर्जी इनटू अ गेम, सो आई वांट कि मैं शक्तिशाली बन जाऊँ, मैं सुपर ह्यूमन बनूँ और उसके बाद सुपर ह्यूमन बनने के बाद अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अगर इस पॉडकास्ट में आया हूँ, तो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। इफ आई एम गिविंग समथिंग, सो आई शुड गेट बैक, लाइक कुछ ऐसा मिलना चाहिए मुझे, कुछ कुछ रिसीव होना चाहिए जो मैंने दिया है उसके इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो। ऊर्जा का एक्सचेंज होना चाहिए। तो बच्चा जब सीख के पीक बन चुका है, मास्टर बन चुका है और वो परफॉर्म करने जा रहा है, तो वहाँ पर ऑडियंस होनी चाहिए। वहाँ पर उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। उसको आने-जाने का ट्रैवल एक्सपेंसेस भी नहीं देते लोग आजकल। अपने खर्चे से जा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, कब तक करेगा? फॉरेन के खिलाड़ियों को देखिए कि वो उनकी एक जैकेट लेने के लिए बच्चे तरस रहे हैं। मतलब क्या लेवल पे प्रमोट किया हमको कि एक प्लेयर जो नॉर्मल प्लेयर है, कॉलेज लेवल पे टूर्नामेंट है और वो उस प्लेयर की जैकेट को दे दे रहा है, तो वो जैकेट के लिए बॉल मिल जा रही है, उसका साइन किया हुआ बॉल मिल गया, तो कितना प्रीशियस है। आज हमारे यहाँ पर पानी पूरी बेच रहे हैं नेशनल मेडलिस्ट, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसके प्लेयर्स आज पानी पूरी बेच रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं और बड़े-बड़े पहलवान मिस्टर इंडिया कुछ बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आपको और हमको सामने आकर इनको सम्मान देना पड़ेगा। हमें बालाओं को दान देने की ज़रूरत नहीं। हमें ऐसे लोगों को डोनेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को पैसे देने चाहिए, जो डिज़र्व करता है। ये हमने एक चीज़ ये भी सुनी है आपके बारे में कि आप सामान्य आदमी को असामान्य में तब्दील करते हैं। इट्स अ प्योर साइंस। अगर आपको पहले से ही कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो ऑलरेडी बहुत बेशकीमती हो, आपको सिर्फ़ पॉलिश करना है, आपको समझना पड़ेगा कि किधर ज़्यादा मिट्टी लगी है, किधर ज़्यादा कोई दूसरा मेटल लगा है, बस वो हटाना होता है। ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी देव लोगों का जो मुझे लगता है कि पुराने समय की जो कहावतें हैं या कहानियाँ हैं, जो ग्रंथ है, उसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ तो सच्चाई है कि आप जब किसी इंसान से मिलते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एटीट्यूड, कुछ पर्सनैलिटी या कुछ ऐसा भाव मिल जाता है, जो लगता है कि यार ये ईश्वरीय भाव है। तो ईश्वरीय भाव अगर किसी इंसान में हो सकता है, तो जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो भी तो हो सकती हैं। तो उनका डीएनए ईश्वरों का चलता आ रहा है, बस हमें उस ईश्वरीय डीएनए को, उसके अंदर जो ज्ञान है, उसका डेटा है, वो बस पॉलिश करना हो।
हम लोगों को पहचान के ऊँट के पाँव पालने में देखते हैं, पहले दिन एक डेमो देते हैं। सही है। उसमें समझ में आता है कि इसके अंदर उस ईश्वर का गुण है, इसके अंदर भोलेनाथ के गुण ज़्यादा दिख रहे हैं, इसके अंदर विष्णु के गुण ज़्यादा है, इसके अंदर इंद्र भगवान के गुण ज़्यादा है। बस उस हिसाब से ट्रेन करना शुरू करते हैं और बिल्कुल उसी ईश्वर की तरह ट्रीट भी करते हैं कि ईश्वर का जो है बिल्कुल प्रणाम करके शुरू करते हैं और उसको ये एहसास दिला देते हैं कि आप वो स्वयं ईश्वर हो, उसका अवतार हो, उसका अंश हो। और जब इंसान को जब ये एहसास हो जाता है ना कि मैं उस ईश्वर का अंश हूँ और मेरे अंदर वो गुण मेरे गुरु ने देख लिए हैं, तो जो उस ईश्वर का जो पोटेंशियल था, उस ईश्वर ने जो कर्म किए हैं, कर्ण ने जो पोटेंशियल था, वो मैंने देख लिया किसी के अंदर कर्ण का पोटेंशियल मुझे इस पॉडकास्ट के अंदर आपके अंदर दिख रहा है। पोटेंशियल सारा है। नहीं, तो अब मैं आपको कर्ण की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मैक्सिमम शारीरिक और मानसिक वहाँ तक ले जाने का काम है। तो ये था आज का पॉडकास्ट और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी अपना करियर मार्शल आर्ट की दुनिया में बनाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव ओपन है, उसमें डाल के प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे इसी पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।